क्या आप सोचते हैं कि आप हमेशा लॉजिकल डिसीजन लेते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके हर फैसले के पीछे तर्क और समझदारी होती है? अगर हां, तो प्रिडिक्टेबली इरेशनल आपको चौंका सकती है। इस किताब में डैन एरियली, जो एक बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट हैं, हमें दिखाते हैं कि हम इंसान अक्सर अपने फैसलों में तर्क के बजाय भ्रम, भावना और सामाजिक दबाव के जरिए काम करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि हम बार बार एक जैसी गलतियां करते हैं, यानी हम प्रिडिक्टेबली इरेशनल हैं। इस किताब में लेखक ने आम जिंदगी की घटनाओं के जरिए समझाया है कि कैसे हम ऑफर, डिस्काउंट, फ्री चीजें, सोशल नॉर्म्स और इमोशनल ट्रिगर्स के कारण ऐसी डिसीजन लेते हैं जो लॉजिकल नहीं होते, लेकिन फिर भी हम उन्हें सही मानते हैं। ये किताब न सिर्फ हमारी सोचने की प्रक्रिया को एक्सपोज करती है, बल्कि हमें एक दर्पण दिखाती है जिससे हम खुद को बेहतर समझ सकें। अब स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक चैनल में, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे चर्चित किताबों की दिल छू लेने वाली कहानियां, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। यहां आपको सिर्फ शब्द नहीं मिलेंगे, बल्कि आवाज के जरिए भावनाएं, समझ और वो गहराई मिलेगी जो हर किताब अपने भीतर छुपाकर रखती है। प्रिडिक्टेबली इरेशनल की ये हिंदी ऑडियो बुक आपके सामने पेश की जाएगी 15 गहराई से भरे हुए चैप्टर्स में, जहां हर चैप्टर आपको इंसानी व्यवहार के एक नए रहस्य से रूबरू कराएगा। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल या कोई ऐसा इंसान जो अपने सोचने और फैसले लेने के तरीके को समझना चाहता है, ये ऑडियो बुक आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं ये मानसिक यात्रा, जहां हम सीखेंगे कि हम जितने भी तर्कशील बने, हमारी इरेशनलिटी भी उतनी ही प्रेडिक्टेबल होती है। चैप्टर 1, द ट्रू कॉस्ट ऑफ फ्री। एक दिन मॉल में चलते हुए नजर एक चमकदार पोस्टर पर पड़ी, बाय वन गेट वन फ्री। बस वहीं पर दिल धड़कने लगा। वो सामान जिसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा था, अब अचानक जरूरी लगने लगा। दिमागा ने यह नहीं सोचा कि उस चीज की जरूरत भी है या नहीं, बस फ्री शब्द सुनकर हाथ खुद ब खुद वॉलेट तक पहुंच गया। जब घर पहुंचकर बैग खोला गया, तब समझ आया कि पैसे सिर्फ एक चीज के नहीं, दो चीजों के बदले गए हैं, एक जरूरत और एक लालच के बदले। इस चैप्टर में डैन एरियली हमें समझाते हैं कि फ्री का असली मतलब क्या होता है और ये शब्द हमारी सोचने की क्षमता को कैसे डिस्टर्ब कर देता है। आमतौर पर जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसका मूल्य, क्वालिटी, जरूरत और वैल्यू, इन चारों बातों को देखकर निर्णय लेते हैं। लेकिन जैसे ही कोई चीज फ्री हो जाती है, तो हमारा दिमाग एक अलग ही मोड में चला जाता है। उस समय हम लॉजिक से नहीं, इमोशन से डिसीजन लेते हैं। एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट का जिक्र इस चैप्टर में किया गया है। लोगों को दो ऑप्शन दिए गए। एक डार्क चॉकलेट जिसकी क्वालिटी प्रीमियम थी, वो सिर्फ 15 सेंट में मिल रही थी। दूसरा ऑप्शन था एक सिंपल चॉकलेट जिसकी क्वालिटी बहुत सामान्य थी, लेकिन वो एकदम फ्री थी। ज्यादातर लोगों ने प्रीमियम प्रोडक्ट को छोड़कर फ्री चॉकलेट को चुना। क्यों? क्योंकि फ्री शब्द ने उन्हें ये सोचने ही नहीं दिया कि वो क्या मिस कर रहे हैं। फ्री सुनते ही हमारे दिमाग में डर जाग जाता है कि अगर हमने ये मौका नहीं लिया तो हम कुछ खो देंगे। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी FOMO, हमारी डिसीजन मेकिंग को पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है। हमें लगने लगता है कि फ्री चीज को छोड़ना बेवकूफी है, चाहे वो हमारे किसी काम की ना हो। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि फ्री चीजें हमें मानसिक रूप से भी बांध लेती हैं। जब हम किसी से कोई फ्री गिफ्ट लेते हैं, तो बदले में कुछ देने का सामाजिक दबाव महसूस करते हैं। ये दबाव हमारे व्यवहार को बदलता है। कंपनियां इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझती हैं और फ्री ट्रायल, फ्री गिफ्ट, फ्री शिपिंग जैसे ऑफर्स के जरिए हमारे माइंड को हाईजैक कर लेती हैं। कभी कभी तो हम इस हद तक चले जाते हैं कि किसी प्रोडक्ट को सिर्फ इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि उसके साथ कुछ फ्री मिल रहा है, भले ही उस फ्री चीज की हमें कोई जरूरत ना हो और वो प्रोडक्ट हमारी बजट से भी बाहर हो। ऐसे में हम सिर्फ सामान नहीं, बल्कि अपनी सोच और प्राथमिकताओं की भी कीमत चुका रहे होते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि फ्री चीजों का भी एक कॉस्ट होता है। वो कॉस्ट पैसे की हो सकती है, समय की हो सकती है, या फिर हमारे डिसीजन की आजादी की। जब भी हमें कुछ फ्री दिखे, तो तुरंत एक्साइट होने के बजाय
एक पल के लिए रुककर सोचना चाहिए, क्या ये सच में फ्री है या इसके बदले में हम कुछ और कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहे? फ्री एक ऐसा शब्द है जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग को इमोशनल रिएक्शन में बदल देता है, और यहीं से शुरू होती है हमारी प्रिडिक्टेबली इरेशनल जर्नी। चैप्टर 2 द फॉल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इकोनॉमिक्स की दुनिया में एक बेसिक रूल है, डिमांड और सप्लाई का लॉ। यानी जब किसी चीज की सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा, तो उसका दाम बढ़ जाता है, और जब सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम, तो दाम गिर जाते हैं। लेकिन क्या हम हमेशा इस लॉ के हिसाब से व्यवहार करते हैं? इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे हमारी सोच इस लॉ को अक्सर तोड़ देती है और हम कीमतों को वैसा नहीं मानते जैसे वो होती हैं, बल्कि जैसा हम उनसे महसूस करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में कुछ स्टूडेंट्स से पूछा गया कि वो एक बोतल वाइन की कितनी कीमत देने को तैयार हैं, लेकिन पहले उनसे उनकी कार के आखिरी 4 डिजिट पूछे गए। फिर उनसे पूछा गया कि क्या वो उस बोतल वाइन के लिए इतने पैसे देंगे जितने उनके कार के आखिरी 4 डिजिट हैं। अब मजे की बात यह है कि जिनके डिजिट बड़े थे उन्होंने बोतल के लिए ज्यादा कीमत बताई, और जिनके डिजिट छोटे थे उन्होंने कम कीमत बताई। ये बताता है कि हमारा दिमाग एक तरह के एंकर पर अटक जाता है, एक ऐसा नंबर जो शायद उस चीज से कोई लेना देना नहीं रखता, लेकिन फिर भी हमारा डिसीजन उसी के आसपास घूमने लगता है। हम सोचते हैं कि हम रैशनल यानी तर्कसंगत तरीके से डिसीजन लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम पहले से मौजूद किसी भी जानकारी को बेस बना लेते हैं, फिर चाहे वो जानकारी सही हो या नहीं। दुकानों में डिस्काउंट का खेल भी इसी एंकरिंग इफेक्ट पर टिका होता है। जब किसी प्रोडक्ट पर लिखा होता है 2000 रुपीज का सामान अब सिर्फ 999 रुपीज में, तो हमारा दिमाग पहले वाले नंबर पर अटक जाता है। हम सोचते हैं हमने बहुत बचा लिया, जबकि शायद वो प्रोडक्ट कभी 2000 रुपीज का था ही नहीं। ये चैप्टर हमें बताता है कि डिमांड और सप्लाई का खेल सिर्फ मार्केट का नहीं, बल्कि हमारे माइंड का भी होता है। हम जिन चीजों की वैल्यू तय करते हैं वो असल में अक्सर किसी इमोशनल या बेमतलब के रेफरेंस पॉइंट से प्रभावित होती है। इसलिए अगली बार जब भी कोई कीमत देखो, कोई ऑफर सुनो या कोई डिस्काउंट सामने आए, तो खुद से पूछो, क्या मैं सच में इसकी वैल्यू को समझ रहा हूं या फिर मैं किसी एंकरिंग ट्रिक में फंस गया हूं? क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि हम कीमत तय कर रहे हैं, लेकिन असल में कीमत हमारे दिमाग की सोच तय कर रही होती है। चैप्टर 3 द कॉस्ट ऑफ सोशल नॉर्म्स। सोचिए आप अपने किसी करीबी दोस्त को डिनर पर बुलाते हैं। आप खाना बनाते हैं, अच्छी सर्विंग करते हैं, और फिर जब डिनर खत्म होता है तो आपका दोस्त जेब से पर्स निकालकर कहता है, ये लो 500 रुपए, बहुत अच्छा खाना था। जरा सोचिए उस पल आपको कैसा लगेगा। वो रिश्ता जो प्यार, अपनापन और अपनत्व पर बना था, अचानक ही एक ट्रांजैक्शन बन गया। यही फर्क है सोशल नॉर्म्स और मार्केट नॉर्म्स के बीच। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारी दुनिया 2 नियमों पर चलती है। एक है सोशल नॉर्म्स, जहां रिश्ते, भावना, मदद और आपसी समझदारी काम करती है। दूसरा है मार्केट नॉर्म्स, जहां पैसा, कीमत, मोल भाव और लेन देन होता है। इन दोनों का अपना एक दायरा है, और जब हम इन्हें आपस में मिला देते हैं तब समस्या पैदा होती है। डैन एरियली एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं, जहां कुछ लोगों से एक टास्क करवाया गया। एक ग्रुप को बिना किसी पैसे के सिर्फ थोड़ी मदद चाहिए कहकर बुलाया गया। उन्होंने खुशी खुशी वो काम किया। दूसरे ग्रुप को यही काम करने के लिए कहा गया और बदले में उन्हें थोड़ा पैसा ऑफर किया गया, जैसे 5 या 10 रुपए। अब मजे की बात यह हुई कि दूसरे ग्रुप के लोग कम मोटिवेटेड थे और उन्होंने उस काम को बोझ की तरह किया। यानी जहां सोशल नॉर्म्स में हम खुशी से मदद करते हैं, वहीं जब थोड़ा पैसा बीच में आ जाता है तो वही काम बोझ लगने लगता है। इस चैप्टर का सबसे जरूरी मैसेज यही है कि अगर हम किसी को प्यार, रिश्ते या सम्मान के आधार पर कुछ करने को कहते हैं तो वो बहुत खुले दिल से करता है, लेकिन अगर उसी काम के बदले थोड़े पैसे ऑफर कर दिए जाए तो वो इंसान सोचने लगता है कि अब ये काम नौकरी जैसा बन गया है। कंपनियां भी अक्सर इस गलती को दोहराती हैं। वो अपने कर्मचारियों को हम एक परिवार हैं जैसा मैसेज देती हैं, लेकिन जब बोनस देने की बारी आती है तो मार्केट नॉर्म्स पर चलती हैं। इससे कर्मचारियों को लगता है कि ये दिखावा है। इसी तरह जब कोई ग्राहक बहुत समय से किसी ब्रांड से जुड़ा होता है तो वो कंपनी से सोशल नॉर्म्स की उम्मीद करता है,
लेकिन अगर कंपनी सिर्फ मुनाफे की सोचकर व्यवहार करती है तो ग्राहक खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। एक और उदाहरण सोचिए, अगर आप किसी दोस्त से कार चलवाते हैं और फिर उसे पेट्रोल के पैसे देते हैं तो वो अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आप उसे एक बढ़िया कॉफी या थैंक यू के साथ शुक्रिया कहें तो वो शायद ज्यादा खुश हो, क्योंकि आपने उसे दोस्त समझा, ग्राहक नहीं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जिंदगी में सब कुछ पैसे से नहीं तौला जा सकता। कुछ चीजें भावना, अपनापन और भरोसे से चलती हैं। जब हम सोशल नॉर्म्स को समझकर उनके अनुसार व्यवहार करते हैं तब रिश्ते मजबूत होते हैं, लेकिन जैसे ही हम हर चीज को पैसों की नजर से देखने लगते हैं तब रिश्तों में खटास आनी शुरू हो जाती है। इसलिए हर बार ये समझना जरूरी है कि किस परिस्थिति में कौन सा नॉर्म लागू करना है, सोशल या मार्केट, क्योंकि अगर हमने ये सीमा पार कर दी तो शायद रिश्ते भी सौदे बन जाएंगे। चैप्टर 4, टी कॉस्ट ऑफ जीरो कॉस्ट। अब सोचिए, सामने दो ऑप्शन रखे हैं। एक है प्रीमियम क्वालिटी की डार्क चॉकलेट जिसकी कीमत है 20 रुपीज। दूसरा है एक सिंपल नॉर्मल टाइप की चॉकलेट, लेकिन वो एकदम फ्री है। अब आप क्या चुनेंगे? ज्यादातर लोग बिना ज्यादा सोचे फ्री वाली चॉकलेट उठा लेंगे, भले ही प्रीमियम चॉकलेट कहीं ज्यादा अच्छी हो। यही है जीरो कॉस्ट का जादू। जब कुछ भी जीरो हो जाता है तो हमारा दिमाग उस पर रुकने की बजाय छलांग लगा देता है। इस चैप्टर में डैन एरियली बताते हैं कि जीरो सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक इमोशनल ट्रिगर है। जब हमें लगता है कि किसी चीज की कीमत कुछ नहीं है तो हम ये मान लेते हैं कि उसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई नुकसान नहीं है और इसलिए हमें उसे जरूर लेना चाहिए। लेकिन यही सोच कई बार हमें गलत फैसले की तरफ ले जाती है। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को दो ऑप्शन दिए गए। एक था अमेजन गिफ्ट कार्ड जिसकी वैल्यू थी 20 रुपीज और दूसरा था 50 रुपीज का गिफ्ट कार्ड जिसे पाने के लिए 20 रुपीज का पेमेंट करना था। यानी दोनों ही सिचुएशन में उन्हें नेट गेन 30 रुपीज का था। लेकिन जैसे ही 20 रुपीज वाले गिफ्ट कार्ड को जीरो कॉस्ट कर दिया गया, लगभग सभी लोग उसी को चुनने लगे, भले ही दूसरा ऑप्शन ज्यादा फायदेमंद था, क्योंकि फ्री शब्द ने उनकी लॉजिक को ब्लॉक कर दिया। ये चैप्टर हमें यह समझाता है कि फ्री चीजें हमेशा फ्री नहीं होती। कभी कभी उनका कॉस्ट हमारे बेहतर डिसीजन की कुर्बानी होता है। हम सिर्फ इसलिए किसी ऑफर को स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वो फ्री है, बिना ये सोचे कि वो हमारे किसी काम का भी है या नहीं। और यहीं पर हम अपनी आजादी, अपने पैसे और अपनी प्रायोरिटी को पीछे छोड़ देते हैं। कंपनियां भी इसी ट्रिक का इस्तेमाल करती हैं। बाय वन गेट वन फ्री, फ्री ट्रायल, फ्री डिलीवरी, ये सब शब्द हमारे अंदर एक तरह की जल्दी पैदा कर देते हैं। हमें लगता है अगर अभी नहीं लिया तो कुछ मिस हो जाएगा। यही FOMO हमें आगे सोचने ही नहीं देता। हम उस चीज को लेने का मन बना लेते हैं, चाहे वो हमारे लिए सही हो या नहीं। इस चैप्टर का सार यही है, जब भी कोई चीज जीरो कॉस्ट पर मिल रही हो तो एक बार जरूर रुककर सोचना चाहिए, क्या हम सच में कोई शानदार डील ले रहे हैं या फिर सिर्फ फ्री के चक्कर में कुछ अनचाहा उठा रहे हैं। क्योंकि कई बार फ्री का कॉस्ट हमारी समझदारी होती है। चैप्टर 5, द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्शा प्राइसिंग। सोचिए, आप किसी नए रेस्टोरेंट में गए और वहां 3 तरह की कॉफी मेन्यू में दिखती है। पहली कॉफी की कीमत है 20 रुपीज, दूसरी मीडियम साइज की 30 रुपीज और तीसरी बड़ी कॉफी 40 रुपीज की। अब ज्यादातर लोग क्या करेंगे? वे मीडियम वाली कॉफी लेंगे क्योंकि वो न ज्यादा सस्ती लगती है और न ही सबसे महंगी, एक बैलेंस ऑप्शन। लेकिन अब सोचिए, अगर सिर्फ छोटा और बड़ा ऑप्शन रखा जाए तो आप क्या लेंगे? शायद आप छोटा चुने क्योंकि बड़ा महंगा लगता है। लेकिन जैसे ही मीडियम ऑप्शन वापस आता है, आपका दिमाग फिर से उसके आसपास झुकने लगता है। यही है अर्शा प्राइसिंग का खेल, यानी हम चीजों की वैल्यू उनकी तुलना से समझते हैं, न कि खुद उनकी क्वालिटी या जरूरत के आधार पर। इस चैप्टर में डैन एरियली एक मशहूर एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं, जहां उन्होंने एक मैगजीन की सब्सक्रिप्शन प्लान लोगों के सामने रखी। पहले 2 ऑप्शन थे, एक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन $59 में और दूसरा प्रिंट सब्सक्रिप्शन $125 में। अब ज्यादातर लोगों ने सस्ता वाला यानी ऑनलाइन वाला चुना। लेकिन जब उन्होंने तीसरा ऑप्शन जोड़ा जिसमें ऑनलाइन और प्रिंट दोनों मिल रहे थे और कीमत फिर भी $125 ही थी,
तो ज्यादातर लोगों ने वही तीसरा ऑप्शन चुन लिया। क्यों? क्योंकि अब उन्हें लगा कि सिर्फ प्रिंट वाला प्लान बेकार है और तीसरा ऑप्शन सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन हकीकत में तीसरे ऑप्शन का वजूद सिर्फ इसीलिए था ताकि लोग उसे चुनें। इस टेक्निक को कहते हैं डिकॉय इफेक्ट, यानी एक ऐसा ऑप्शन जो असल में कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन उसकी मौजूदगी बाकी विकल्पों को ज्यादा आकर्षक बना देती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रोडक्ट की असली वैल्यू समझ रहे हैं, हम सिर्फ तुलना की प्रक्रिया में उलझ जाते हैं। यही अर्शा प्राइसिंग का जादू है। हमारा दिमाग चीजों को उनके एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं, बल्कि रिलेटिव कंटेक्स्ट में समझता है। अब जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर नजर डालिए। मोबाइल प्लान्स, एयरलाइन सीट्स, रेस्तरां के मेन्यू, ऑनलाइन सेल्स, हर जगह आपको 3 या 4 ऑप्शन मिलते हैं और उनमें से एक ऑप्शन जानबूझकर ऐसा रखा गया होता है जो देखने में फालतू लगे ताकि बाकी ऑप्शन ज्यादा बेहतर दिखें। कंपनियां जानती हैं कि अगर हमें तुलना करने का मौका दिया जाए तो हम अक्सर वही चीज चुनेंगे जो बीच में है, न बहुत सस्ती न बहुत महंगी। अर्शा प्राइसिंग सिर्फ बिजनेस का टूल नहीं है, ये हमारी मेंटल वीकनेस को भी दर्शाता है। हम सोचते हैं कि हम रैशनल डिसीजन लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हमारे सामने कोई तुलना न हो, हम किसी चीज की वैल्यू तय ही नहीं कर पाते। और कंपनियां इसी कमजोरी का फायदा उठाकर हमें कुछ ऐसा बेच देती हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमने समझदारी दिखाई है। इसलिए जब भी कोई प्राइसिंग स्ट्रक्चर देखें जिसमें 3 या 4 विकल्प हों, तो एक बार जरूर सोचें कि क्या कोई एक विकल्प सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि आप किसी और को चुनें। क्या आप वाकई उस चीज की वैल्यू देख रहे हैं या सिर्फ तुलना में फंस गए हैं? क्योंकि जब तक हम अपनी सोच को यह सवाल पूछना नहीं सिखाते, हम बार बार उसी मनोवैज्ञानिक जाल में फंसते रहेंगे और डिसीजन लेने की आजादी सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाएगी। चैप्टर 6, द प्रॉब्लम ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। सोचिए, आपको एक जरूरी प्रोजेक्ट पूरा करना है जो अगले महीने सबमिट करना है। आपके पास काफी समय है, इसलिए आप सोचते हैं अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। दिन बीतते हैं, आप कुछ और जरूरी कामों में लग जाते हैं। फिर अचानक सबमिशन की आखिरी तारीख आ जाती है और आप रात भर जागकर जल्दी जल्दी सब कुछ खत्म करने की कोशिश करते हैं। इस हालत में आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। हम जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन फिर भी हम उसे टालते रहते हैं। इस चैप्टर में डैन एरियली यही समझाते हैं कि क्यों हम अपने ही फैसलों को फॉलो नहीं कर पाते और बार बार प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल के जाल में फंस जाते हैं। डैन एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं जहां 3 ग्रुप्स को एक जैसे 3 असाइनमेंट दिए गए। पहले ग्रुप को कहा गया कि तीनों असाइनमेंट जब चाहें तब जमा करें, कोई डेडलाइन नहीं। दूसरे ग्रुप को कहा गया कि हर असाइनमेंट की एक फिक्स डेडलाइन है, 1 हफ्ते के अंतराल पर। तीसरे ग्रुप को छूट दी गई कि वे अपनी मर्जी से खुद की डेडलाइन सेट करें, लेकिन एक बार सेट करने के बाद वे बदली नहीं जा सकती। जब रिजल्ट आया तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस तीसरे ग्रुप का था, जिन्होंने अपनी मर्जी से लेकिन सीमाओं के साथ डेडलाइन तय की थी। इससे एक बात साफ हो गई कि इंसान अगर अपनी कमजोरियों को पहचान ले और खुद को सीमाओं में बांधे तो वो बेहतर डिसीजन ले सकता है। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि हम 2 हिस्सों में बंटे होते हैं। एक है लॉजिक और भविष्य की सोच रखने वाला हिस्सा, जो हमें कहता है कि ये काम आज ही कर लो, और दूसरा है इमोशन और तुरंत खुशी चाहने वाला हिस्सा, जो कहता है अभी तो आराम कर लो, कल कर लेंगे। और ज्यादातर समय हम उस हिस्से की सुनते हैं जो जल्दी खुशी चाहता है। इसी वजह से हम जंक फूड खाते हैं, वर्कआउट टालते हैं, स्क्रीन पर घंटों बर्बाद कर देते हैं और जरूरी काम बाद में करते हैं। लेकिन इसका हल है, जिसे डैन कहते हैं कमिटमेंट डिवाइसेस, यानी खुद को वचन में बांधना। जैसे कोई ऐप जो आपके टाइम ट्रैक करे और गलती करने पर आपको पेनाल्टी दे, या फिर अपने दोस्त को बताना कि अगर आपने इस हफ्ते जिम नहीं किया तो उसे आप 50 रुपीज देंगे। इस तरह का नियम हमें हमारी इच्छा शक्ति के भरोसे नहीं, बल्कि सिस्टम के भरोसे आगे बढ़ने में मदद करता है। डैन यह भी बताते हैं कि हम अक्सर अपने फ्यूचर सेल्फ को जरूरत से ज्यादा समझदार मानते हैं।
हम सोचते हैं कि कल वाला मैं जरूर काम कर लेगा, लेकिन जब कल आता है तो वो मैं भी आज वाला ही निकलता है, टालने वाला, आलसी और बहानेबाज। इसलिए हमें अपने आप को समझदारी से धोखा देना सीखना होगा, यानी ऐसा माहौल बनाना होगा जहां हम अपनी ही कमजोरियों को रोक सकें। इसलिए अगर आप वाकई किसी चीज में सुधार करना चाहते हैं, पढ़ाई, डाइट, सेविंग्स या कोई और आदत, तो सिर्फ इरादा बनाना काफी नहीं है। आपको खुद को जवाबदेह बनाना होगा, डेडलाइन सेट करनी होगी, किसी भरोसेमंद दोस्त को शामिल करना होगा और सबसे जरूरी, अपने फ्यूचर सेल्फ पर कम भरोसा करके आज के फैसले को ज्यादा मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जो काम आज टाला वो कल और भारी हो सकता है। चैप्टर 7, द हाई प्राइस ऑफ ऑनरशिप। मान लीजिए आपने एक पुरानी किताब खरीदी, पढ़ी और अब आप उसे बेचने का सोच रहे हैं। जब आप उसकी कीमत तय करते हैं तो आप यही सोचते हैं, ये किताब तो बहुत अच्छी है, मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है, इसकी हालत भी बढ़िया है, मैं इसे सस्ते में क्यों बेचूं? लेकिन जब वही किताब कोई और खरीदने आता है तो वह सोचता है, ये तो सेकंड हैंड है, इसमें पेज फटे हो सकते हैं, नया क्यों न खरीदूं? यही है ऑनरशिप का भ्रम। हम जिस चीज के मालिक होते हैं उसकी कीमत हमारे लिए ज्यादा हो जाती है, चाहे बाहर की दुनिया उसे उतना ना आंके। इस चैप्टर में डैन एरियली एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट बताते हैं जो ड्यूक यूनिवर्सिटी में हुआ। वहां एक मशहूर बास्केटबॉल गेम के टिकट बहुत सीमित थे और उन्हें लॉटरी के जरिए बांटा गया। जब एक्सपेरिमेंटर्स ने इन स्टूडेंट्स से पूछा कि वे टिकट कितने में बेचेंगे या खरीदेंगे, तो एक चौंकाने वाला फर्क सामने आया। जिन्हें टिकट मिल गया था वे उसे औसतन $2,400 में बेचने को तैयार थे, और जो टिकट खरीदना चाहते थे वे केवल $250 तक देने को तैयार थे। सोचिए, वही टिकट लेकिन कीमतों में 10 गुना से भी ज्यादा का अंतर। क्यों? सिर्फ इसलिए कि एक ग्रुप उसका मालिक बन चुका था। डैन इसे एंडाउमेंट इफेक्ट कहते हैं। जब हम किसी चीज को अपना मान लेते हैं तो उसका मूल्य हमारी नजर में बढ़ जाता है, क्योंकि अब उसमें हमारी यादें, हमारी भावनाएं और हमारा स्वामित्व जुड़ जाता है। यही कारण है कि जब आप अपनी पुरानी कार बेचने जाते हैं तो आपको लगता है कि कोई भी ग्राहक आपकी कार को समझ ही नहीं पा रहा, जबकि ग्राहक सिर्फ गाड़ी देखता है, आप उससे जुड़ी अपनी कहानियां। इस चैप्टर में एक और दिलचस्प बात सामने आती है। हम सिर्फ फिजिकल चीजों से नहीं, बल्कि विचारों, मान्यताओं और यहां तक कि फैसलों से भी ऐसा ही लगाव महसूस करते हैं। एक बार जब हम कोई रेस्टोरेंट चुन लेते हैं, कोई फोन मॉडल पसंद कर लेते हैं या किसी ब्रांड को अपनाते हैं, तो फिर हम उस पर डटे रहते हैं, भले ही कोई बेहतर विकल्प सामने क्यों न हो। डैन यह भी बताते हैं कि हम क्यों अक्सर अपने घर का सामान बेचने में परेशान होते हैं, क्यों हम पुराने कपड़े या बेकार चीजें छोड़ नहीं पाते, और क्यों हमें लगता है कि शायद आगे चलकर काम आ जाए। सच्चाई ये है कि हम चीजों को यादें बना देते हैं और यादें हमसे अलग नहीं हो पाती। इसलिए अगर हम ज्यादा समझदारी से फैसले लेना चाहते हैं तो हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या अगर ये चीज मेरी नहीं होती तो क्या मैं इसे खरीदने के लिए इतनी कीमत चुकाता? अगर जवाब है नहीं, तो शायद हमने अपने ओनरशिप के कारण ही उसकी कीमत बढ़ा रखी है। इस चैप्टर का संदेश साफ है, ऑनरशिप एक मानसिक जाल है जो हमें हमारी ही चीजों की वैल्यू को बढ़ा चढ़ाकर देखने पर मजबूर करता है। अगर हम इस जाल को पहचान लें तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं, कम भावनात्मक और ज्यादा तार्किक, वरना हम उन चीजों से चिपके रहेंगे जो हमें सिर्फ पीछे खींच रही हैं। चैप्टर 8, कीपिंग डोर्स ओपन। मान लीजिए आपके पास 3 जॉब ऑफर्स हैं, एक अच्छी सैलरी वाली, दूसरी जिसमें क्रिएटिव फ्रीडम है, और तीसरी एक स्टार्टअप की जो रिस्क भरी है लेकिन रोमांचक लगती है। आप तय नहीं कर पाते कि किसे चुनें, इसीलिए आप सबके साथ थोड़ा थोड़ा कनेक्शन बनाए रखते हैं। एक को मैं जल्द बताता हूं, दूसरे को थोड़ा टाइम चाहिए और तीसरे को अभी पक्का नहीं कह सकता कहकर टालते रहते हैं। आप किसी भी दरवाजे को बंद नहीं करना चाहते। यही है कीपिंग डोर्स ओपन की आदत, यानी सभी रास्ते खुले रखना, भले ही वो आपको आगे बढ़ने ही न दे। इस चैप्टर में डैन एरियली बताते हैं कि इंसान को दरवाजे बंद करना पसंद नहीं होता। हमें लगता है कि अगर हमने कोई ऑप्शन छोड़ा
तो हम कुछ खो देंगे। इस सोच का नाम है FOMO, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें लगता है कि अगर कोई मौका छूट गया तो शायद हम बाद में पछताएंगे, इसलिए हम हर ऑप्शन को पकड़े रहते हैं, भले ही उसका कोई फायदा ना हो रहा हो। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पर 3 डोर दिखाई गईं, लाल, नीली और हरी। हर डोर के पीछे कुछ पैसे जीतने का मौका था, लेकिन हर बार क्लिक करने पर एक लिमिट थी। लोग जितना चाहें उतना कमा सकते थे, लेकिन अगर किसी डोर को लंबे समय तक नहीं चुना गया तो वो गायब हो जाती थी। नतीजा, ज्यादातर लोग ज्यादा पैसे कमाने के बजाय सिर्फ दरवाजे खुले रखने में लगे रहे। वो बार बार उन डोर्स पर क्लिक करते रहे जो उन्हें ज्यादा रिटर्न नहीं दे रही थीं, सिर्फ इसलिए कि वो गायब ना हो जाएं, यानी नुकसान उठाकर भी ऑप्शन को बनाए रखने की आदत। डैन कहते हैं कि ये आदत हमारी जिंदगी के हर हिस्से में दिखाई देती है। हम ऐसे रिश्तों को बनाए रखते हैं जिनमें कोई भविष्य नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो पुराना कनेक्शन है। हम पुरानी हॉबीज नहीं छोड़ते, भले ही अब वो हमें खुश न करें। हम सब्सक्रिप्शन या एप्स हटाते नहीं, क्योंकि कभी कभी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन ये सारे खुले दरवाजे हमें उलझन और कमजोरी में डालते हैं। असल में जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो हमारा ध्यान बढ़ जाता है, फोकस कम हो जाता है और हम किसी भी एक दिशा में पूरी ताकत नहीं लगा पाते। इसका हल है कुछ दरवाजे बंद करना। हाँ, ये डरावना लग सकता है, लेकिन जब आप जानबूझकर कुछ चीजें छोड़ते हैं तभी आप बाकी चीजों में एक्सेल कर सकते हैं। डैन सलाह देते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को इस सवाल से परखना चाहिए, क्या यह दरवाजा वाकई जरूरी है? अगर नहीं तो उसे बंद करने में डरे नहीं। हर ऑप्शन को ओपन रखना दरअसल एक बोझ बन जाता है। जब हम कम रास्तों पर ध्यान लगाते हैं तभी हम गहराई से आगे बढ़ पाते हैं। इस चैप्टर की सीख है, हर दरवाजा जरूरी नहीं होता। जो रास्ता आपके लिए नहीं है उसे छोड़ना भी एक बुद्धिमानी है, क्योंकि असली प्रोग्रेस तब होता है जब आप फालतू ऑप्शन को हटाकर अपने असली गोल पर फोकस करते हैं। चैप्टर 9, द इफेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। मान लीजिए आपको 2 कप कॉफी दी जाती है, एक सिंपल मग में, दूसरी एक सुंदर और महंगे दिखने वाले मग में, और साथ में बताया जाता है कि ये स्पेशल गोरमेट ब्लेंड है। अब जब आप दोनों कॉफी पीते हैं तो आपको यकीन होता है कि दूसरी वाली ज्यादा अच्छी है। स्वाद में फर्क नहीं, लेकिन आपने पहले ही मान लिया था कि वो महंगी और खास है। यही है एक्सपेक्टेशन इफेक्ट, यानी हमारी उम्मीदें अनुभव को वैसा बना देती हैं जैसा हम सोचते हैं। इस चैप्टर में डैन एरियली बताते हैं कि जब हम किसी चीज से पहले से कोई उम्मीद बना लेते हैं तो हमारा दिमाग उस अनुभव को उसी नजरिए से देखने लगता है। उन्होंने MIT में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें स्टूडेंट्स को 2 तरह की बियर दी गई, एक प्लेन और दूसरी में थोड़ा सा बाल्समिक विनेगर मिलाया गया। जिन लोगों को पहले से बता दिया गया कि इसमें विनेगर है, उन्होंने उसे खराब बताया, लेकिन जिन्हें पहले से नहीं बताया गया उन्होंने उसी बियर को ज्यादा स्वादिष्ट कहा। यानी सच्चाई से ज्यादा फर्क हमारी उम्मीदों से पड़ता है। हम ये रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह देखते हैं। जब हम किसी महंगे रेस्तरां में खाना खाते हैं तो हमें लगता है कि खाना बहुत अच्छा है, सिर्फ इसलिए कि हमने उसके लिए ज्यादा पैसे दिए हैं। जब कोई डॉक्टर सफेद कोट में हो और उसकी क्लिनिक आलीशान हो तो हम उसकी सलाह को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। यहां तक कि प्लेसबो इफेक्ट भी इसी का हिस्सा है। जब हम मान लेते हैं कि कोई दवा असरदार है तो हमारा शरीर वाकई बेहतर महसूस करने लगता है, भले ही वो दवा सिर्फ चीनी की गोली ही क्यों ना हो। डैन ये भी बताते हैं कि हमारी उम्मीदें सिर्फ बाहर से नहीं बनती, बल्कि हमारी पिछली यादें, समाज की धारणाएं और ब्रांडिंग से भी बनती हैं। जब किसी चीज को ज्यादा तारीफ मिलती है तो हम उसे बेहतर मानने लगते हैं। यही कारण है कि जब कोई फिल्म बहुत हाइप हो जाती है तो हम उसे देखने से पहले ही तय कर लेते हैं कि वो अच्छी होगी, और अगर वो वैसी नहीं होती तो हमें ज्यादा निराशा होती है। एक और मजेदार उदाहरण है वाइन टेस्टिंग का। एक रिसर्च में जब लोगों को सस्ती और महंगी वाइन दी गई लेकिन लेबल बदल दिए गए तो लोगों ने सस्ती वाइन को महंगी समझकर ज्यादा पसंद किया। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा स्वाद झूठा है, बल्कि हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करता है जैसी हमारी उम्मीद होती है। इस चैप्टर की सीख साफ है,
हमारी उम्मीदें हमारे अनुभव को गहराई से प्रभावित करती हैं। इसलिए अगर हम सही निर्णय लेना चाहते हैं तो हमें पहले अपने पूर्व विचारों को पहचानना होगा। हमें खुद से पूछना होगा, क्या मैं इस चीज को जैसा है वैसे देख रहा हूं या जैसा मैं चाहता हूं वैसा देख रहा हूं? जब हम उम्मीदों के चश्मे उतारते हैं तभी हम असली सच को देख पाते हैं। चैप्टर 10, दी पावर ऑफ प्राइस। सोचिए, अगर आपको 2 पेनकिलर दी जाए, एक जिसकी कीमत 5 रुपीज है और दूसरी की 50 रुपीज, और आपको बताया जाए कि दोनों का असर एक जैसा है, तो भी ज्यादातर लोग मानेंगे कि महंगी दवा ज्यादा असरदार होगी। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में यह बैठा हुआ है कि महंगी चीज बेहतर होती है। इसी सोच को डैन एरियली कहते हैं द पावर ऑफ प्राइस। इस चैप्टर में डैन एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं। MIT में उन्होंने एक रिसर्च की जिसमें लोगों को प्लेसिबो पेनकिलर दी गई, यानी असली दवा नहीं, लेकिन दवा जैसी दिखने वाली गोली। जब लोगों को बताया गया कि इस गोली की कीमत 2 रुपीज है, तो कुछ लोगों ने राहत महसूस की। लेकिन जब दूसरी बार उसी गोली को इस दावे के साथ दिया गया कि ये 20 रुपीज की है, तो ज्यादा लोगों ने दर्द में राहत महसूस की। यानी दवा वही, असर वही, लेकिन प्राइस ने माइंड में इतना बड़ा फर्क डाला कि लोगों ने खुद को बेहतर महसूस किया। डैन बताते हैं कि प्राइस केवल पैसे की बात नहीं होती, ये वैल्यू और भरोसे का संकेत बन जाती है। जब हम कोई महंगी चीज खरीदते हैं, जैसे कोई ब्यूटी प्रोडक्ट, कोई गैजेट या फिर हेल्थ से जुड़ा सामान, तो हम अपने मन में ये धारणा बना लेते हैं कि ये प्रीमियम है, इसलिए बेहतर होगा, और फिर हमारा अनुभव भी उसी अनुसार बन जाता है। रिसर्च में यह भी देखा गया कि जब लोगों को कम कीमत पर कोचिंग, ट्रेनिंग या कोई प्रोडक्ट दिया जाता है, तो वो उसे उतनी गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन वही चीज अगर महंगी कीमत पर मिले, तो वे ज्यादा डेडिकेशन से उसे फॉलो करते हैं। मतलब, हम सिर्फ पैसे नहीं दे रहे होते, हम मानसिक रूप से भी खुद को कमिट कर रहे होते हैं। इस चैप्टर की एक और अहम बात यह है कि कई बार कंपनियां जानबूझकर अपनी कीमतें ज्यादा रखती हैं ताकि उनके प्रोडक्ट को हाई क्वालिटी माना जाए। आपने देखा होगा कि बहुत से स्किन केयर प्रोडक्ट्स, फूड आइटम्स या फिटनेस ट्रेनिंग्स इतनी महंगी होती हैं कि हम मान लेते हैं कि ये वाकई प्रभावी होंगे, जबकि सच्चाई ये है कि कई बार उनकी क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं होती जितना हम सोच लेते हैं। डैन हमें चेतावनी देते हैं, कीमत का मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होता है। इसका फायदा कंपनियां उठाती हैं और कई बार हम खुद भी इस भ्रम में फंस जाते हैं। इसलिए हर बार जब हम कोई चीज खरीदें या कोई सर्विस चुनें, तो सिर्फ प्राइस देखकर निर्णय न लें। सोचें, क्या इसका असर वाकई इसके दाम के बराबर है? इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, प्राइस सिर्फ एक नंबर नहीं होता, ये हमारे दिमाग के साथ खेलता है, हमारे अनुभव को प्रभावित करता है और कई बार हमें ऐसी चीजों पर भरोसा करने पर मजबूर करता है जो असल में वैसी होती ही नहीं। सच को समझने के लिए जरूरी है कि हम दाम के बजाय वास्तविक वैल्यू पर ध्यान दें, तभी हम बेहतर निर्णय ले पाएंगे। चैप्टर 11, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर कैरेक्टर। कल्पना कीजिए, आप बहुत ईमानदार इंसान हैं, लेकिन अब सोचिए, अगर कोई ऐसा माहौल बन जाए जहां चोरी करना आसान हो, पकड़े जाने का डर न हो और आसपास के लोग भी वही कर रहे हों, तो क्या आप वैसा ही रहेंगे? शायद नहीं। और यहीं से शुरू होता है इस चैप्टर का सबसे बड़ा सच। हम जैसे इंसान हैं, उसमें हमारा कैरेक्टर ही नहीं बल्कि सिचुएशन भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। डैन एरियली बताते हैं कि हम अक्सर ये मानते हैं कि हमारा चरित्र स्थिर है, यानी अगर हम ईमानदार हैं तो हर हाल में वैसे ही रहेंगे। लेकिन असल में हमारे फैसले हमारे आसपास के माहौल पर भी बहुत निर्भर करते हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स को एक टेस्ट दिया जिसमें उन्हें खुद अपनी कॉपी चेक करनी थी और उन्हें बताया गया कि अगर वे ज्यादा सही उत्तर बताएंगे तो उन्हें इनाम मिलेगा। नतीजा ये हुआ कि जिन लोगों को ऐसा करने की आजादी दी गई, उनमें से कई लोगों ने अपने नंबर बढ़ा लिए, यानी छोटे छोटे झूठ बोलने लगे। एक और दिलचस्प बात सामने आई। जब एक्सपेरिमेंट में किसी को सिर्फ एक सिंपल रिमाइंडर दे दिया गया, जैसे टेस्ट शुरू करने से पहले ईमानदारी का संकल्प लें, तो बहुत लोगों ने धोखा नहीं दिया।
इसका मतलब ये हुआ कि हमारे चरित्र को सिर्फ याद दिलाने की जरूरत होती है। यानी अगर हम सही माहौल बना दें तो ज्यादातर लोग नैतिक ढंग से काम करेंगे। इस चैप्टर में डैन बताते हैं कि जब लोग चोरी करते हैं तो वे खुद को चोर नहीं मानते। अगर कोई ऑफिस से पेन या पेपर ले जाए तो उसे वो चोरी नहीं मानता, लेकिन वही इंसान अगर किसी का पर्स उठाए तो उसे बुरा लगेगा। इसका कारण है डिस्टेंस फ्रॉम डिसऑनेस्टी, यानी हम जब अपने काम को गलत के बजाय सिस्टम का हिस्सा मानने लगते हैं तो हमें बुरा नहीं लगता, और यही हमें धीरे धीरे नैतिक रूप से गिराता है। डैन ये भी बताते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर से भी बहुत प्रभावित होते हैं। अगर हम देख लें कि कोई दोस्त कॉपी कर रहा है और उसे कोई सजा नहीं मिली तो हम भी वैसा करने लगते हैं। इसलिए अगर माहौल ही नैतिकता से गिरा हुआ हो तो सबसे अच्छा इंसान भी खुद को बचा नहीं पाता। इस चैप्टर की सीख बहुत गहरी है। हम सिर्फ अपने इंसानी स्वभाव से नहीं चलते, बल्कि हम जिस माहौल में हैं वो हमें सही या गलत की तरफ मोड़ देता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारे ऑफिस या हमारे स्कूल ईमानदार बने तो हमें सिस्टम ऐसा बनाना होगा जिसमें नैतिकता की याद बनी रहे। छोटे रिमाइंडर्स, ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंट रूल्स हमें सही रास्ते पर बनाए रखते हैं। अंत में डैन हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम जैसे बनते हैं वो केवल हमारे अंदर नहीं, हमारे बाहर भी तय होता है। अगर हम अपने चारों ओर बेहतर माहौल बना सकें तो हम खुद को और दूसरों को नैतिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। यही असली कैरेक्टर की परीक्षा है, तब भी सही रहना जब कोई देख नहीं रहा होता, और तब भी जब माहौल हमें गलत करने की छूट दे रहा हो। चैप्टर 12, व्हेन वी ऑन समथिंग। मान लीजिए आपने एक पुरानी घड़ी ऑनलाइन बेची जिसकी मार्केट वैल्यू 1000 रुपीज है, लेकिन आप उसकी कीमत 1500 रुपीज लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी थी, आपने उसे पहना है, उसकी कहानियां हैं, यादें हैं। यही है एंडाउमेंट इफेक्ट। जब हम किसी चीज के मालिक बन जाते हैं तो हमें लगता है कि उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा है, चाहे मार्केट कुछ भी कहे। इस चैप्टर में डैन एरियली इस इंसानी आदत को गहराई से समझाते हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां स्टूडेंट्स को फ्री में कॉलेज की एक बास्केटबॉल गेम का टिकट दिया गया। बाद में जिनके पास टिकट था उन्होंने उसे बेचना चाहा, लेकिन 5000 रुपीज जैसी ऊंची कीमत पर। वहीं जिनके पास टिकट नहीं थी वे उसे खरीदना चाहते थे, लेकिन सिर्फ 1000 रुपीज तक। यानी जिनके पास टिकट थी उन्हें वो कहीं ज्यादा कीमती लग रही थी, जबकि जिनके पास नहीं थी वो उतनी कीमत देने को तैयार नहीं थे। डैन बताते हैं कि जब हम किसी चीज के मालिक बनते हैं तो सिर्फ सामान नहीं, उसमें हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं। हमारी पहचान, हमारी यादें, हमारा समय, ये सब उस चीज से जुड़ जाता है, और यही हमें भ्रमित करता है। हम सोचने लगते हैं कि ये चीज बाकियों के मुकाबले ज्यादा अहम है, जबकि सच्चाई ये है कि ये सिर्फ ओनरशिप की वजह से हमें खास लग रही है। इसीलिए जब हम कोई पुराना सामान बेचते हैं, जैसे पुरानी कार, फर्नीचर या किताबें, तो हम उसकी कीमत बहुत ज्यादा लगाते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो बस चीज नहीं, एक कहानी होती है। लेकिन खरीदार के लिए वो सिर्फ एक सामान्य प्रोडक्ट होता है। यही मिसमैच नेगोशिएशन को मुश्किल बना देता है। डैन ये भी बताते हैं कि ये असर केवल फिजिकल चीजों तक सीमित नहीं होता। जब हम किसी विचार, आइडिया या प्रोजेक्ट के मालिक होते हैं तो हमें लगता है कि वो सबसे बेहतर है। हम दूसरों की सलाह या बदलाव को नकारते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी बनाई चीज में कोई कमी नहीं हो सकती। ये अक्सर ऑफिस या टीम वर्क में समस्याएं पैदा करता है। इस चैप्टर की सीख ये है, जब भी हम किसी चीज की वैल्यू तय करें तो खुद से पूछें, क्या मैं इसकी कीमत इसीलिए ज्यादा मान रहा हूं क्योंकि ये मेरी है? अगर हां, तो एक कदम पीछे हटकर सोचना होगा। सच्ची वैल्यू वो है जो कोई दूसरा भी तटस्थ रूप से तय कर सके, न कि वो जो हमारी भावनाओं ने ओवररेट कर दी हो। डैन हमें सिखाते हैं कि अगर हम बेहतर फैसले लेना चाहते हैं तो ओनरशिप के चश्मे को उतार कर देखना होगा, तभी हम चीजों की सही कीमत समझ पाएंगे, और खुद को भी। चैप्टर 13, कीपिंग डोर्स ओपन। सोचिए आपके सामने 3 रास्ते हैं। एक नौकरी जिसमें आप खुश हैं, दूसरी जिसमें पैसा ज्यादा है, और तीसरी जिसमें भविष्य की ग्रोथ दिखती है। आप जानते हैं कि एक ही को चुनना होगा, लेकिन फिर भी आप बाकी 2 रास्तों को
पूरी तरह बंद नहीं करना चाहते। आप बस उन्हें खुले रखना चाहते हैं ताकि बाद में सोच सकें। यही है कीपिंग डोर्स ओपन की मनोवैज्ञानिक आदत। हम मौके खोने से डरते हैं, भले ही वो मौके हमारे लिए सही ना हो। इस चैप्टर में डैन एरियली बताते हैं कि इंसान की एक बड़ी कमजोरी होती है, हम लॉस को सहन नहीं कर पाते। खासकर जब हमें लगता है कि हम किसी संभावित अवसर को खो देंगे, तो हम उसे छोड़ने की बजाय उसे बनाए रखने की कोशिश करते हैं, चाहे उसकी जरूरत ही ना हो। इस डर को डैन FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से जोड़ते हैं। हमें डर होता है कि अगर हमने कोई रास्ता बंद कर दिया तो कहीं हम भविष्य में पछताए ना। एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट में डैन ने एक ऑनलाइन गेम तैयार किया जहां लोगों को 3 दरवाजों में से एक चुनना होता था। हर बार दरवाजा खोलने पर उन्हें पैसे मिलते थे, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा, अगर कोई दरवाजा नहीं खोला गया तो वो धीरे धीरे गायब हो जाता था। नतीजा ये हुआ कि लोग ज्यादा पैसे कमाने के बजाय उन दरवाजों को बचाने में लगे रहे जो शायद उतना फायदा नहीं दे रहे थे, सिर्फ इसलिए कि वे उन्हें खोना नहीं चाहते थे। असल जिंदगी में भी हम यही करते हैं। हम कई चीजों को सिर्फ इसलिए बनाए रखते हैं क्योंकि हमने उनमें समय, भावनाएं या पैसा लगाया है, जैसे कि पुरानी दोस्तियां जो हमें अब परेशान करती हैं, कोर्सेज जो अब हमारे काम नहीं आते, या जॉब्स जिनमें अब कोई पैशन नहीं बचा, लेकिन हम उन्हें छोड़ नहीं पाते क्योंकि वे हमारे डोर हैं और हम उन्हें खुला रखना चाहते हैं। डैन कहते हैं कि ये आदत हमारी मानसिक ऊर्जा को खपत करती है। जितने ज्यादा डोर खुले रखेंगे, उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन और तनाव हमारे अंदर रहेगा। हमें लगता है कि हम फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अनिर्णय और अनिश्चितता में फंसे हुए होते हैं। इस चैप्टर की सबसे अहम सीख ये है, जिंदगी में सब कुछ रखने की जरूरत नहीं होती। कुछ रास्ते बंद करना भी जरूरी होता है ताकि बाकी रास्तों पर हम पूरी ऊर्जा से चल सकें। क्लैरिटी वहीं से आती है जहां हम तय करते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए। तभी हम उस ओर बढ़ सकते हैं जो वाकई हमारे लिए मायने रखता है। तो अगली बार जब आप खुद को एक ऐसा फैसला टालते हुए पाएं जो किसी डोर को बंद कर देगा, तो खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई उसे चाहता हूं या सिर्फ इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैं खोने से डरता हूं? जब आप ये सवाल ईमानदारी से पूछेंगे तो आपका जवाब आपको हल्का और स्पष्ट महसूस कराएगा। चैप्टर 14 द इफेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। कल्पना कीजिए कि आप किसी रेस्तरां में जा रहे हैं और किसी ने पहले ही बता दिया है कि वहां का खाना बेहद लाजवाब है। अब जब आप खाने बैठते हैं तो बिना ज्यादा सोचे आपको खाना वाकई अच्छा लगने लगता है, भले ही वह उतना खास ना हो। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है हमारी एक्सपेक्टेशंस यानी उम्मीदें। हम जो सोच कर जाते हैं वही अनुभव भी कर लेते हैं। इस चैप्टर में डैन एरियली समझाते हैं कि हमारी उम्मीदें हमारे अनुभव को कैसे गहराई से बदल देती हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें लोगों को 2 तरह की बियर दी गई, एक सामान्य बियर और दूसरी बियर जिसमें थोड़ी सी बल्सामिक विनेगर, सिरका मिलाया गया था। जब लोगों को पहले से यह नहीं बताया गया कि सिरका डला है, तो उन्होंने उसे नया और अच्छा बताया। लेकिन जब पहले से कह दिया गया कि इसमें सिरका है, तो ज्यादातर लोगों ने उसे खराब बताया, भले ही टेस्ट एक जैसा था। यानी जानकारी मिलने से पहले बनी धारणा ही अनुभव को बदल देती है। डैन बताते हैं कि हम जो भी चीज एक्सपेक्ट करते हैं, वो चाहे फिल्म हो, खाना हो या कोई इंसान, हम उसी नजर से उसे देखने लगते हैं। यही कारण है कि ब्रांड्स अपना प्रचार इतने जोर से करते हैं। अगर हमें किसी ब्रांड के बारे में पहले से अच्छा बताया गया है, तो हम उसकी क्वालिटी को उसी नजरिए से जज करते हैं, भले ही वो बाकी ब्रांड्स जैसी ही हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई हमें बताए कि एप्पल का कोई नया प्रोडक्ट गेम चेंजर है, तो जब हम उसे खरीदते हैं तो हम सिर्फ उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने दिमाग की उस बनाई हुई कहानी को जी रहे होते हैं। यही वजह है कि हमारी उम्मीदें सिर्फ हमारे अनुभव को प्रभावित नहीं करती, बल्कि हमारी पसंद, निर्णय और यहां तक कि यादों को भी बदल देती हैं। डैन ये भी कहते हैं कि यही कारण है कि कई बार हम लोगों को या चीजों को उतना पसंद नहीं कर पाते, क्योंकि हमने पहले से उनके बारे में निगेटिव सुन रखा होता है। यानी हमारा अनुभव दूसरों की राय से पहले ही सेट हो जाता है। इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि हमें ये समझना होगा कि हमारी सोच, हमारी धारणा और हमारी उम्मीदें हमें सच से दूर कर सकती हैं। जरूरी है कि हम हर अनुभव को एक ताजा नजरिए से देखें, बिना पूर्व धारणा के, बिना कंपैरिजन के। जब हम अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा अलग रखकर चीजों का अनुभव करते हैं तो हमें सच्चा मूल्य पता चलता है, वरना हम उसी चीज में वो देखते हैं जो पहले से हमारे दिमाग में बसा हुआ होता है। इसलिए अगली बार जब आप कोई अनुभव लेने जा रहे हो, एक किताब, फिल्म, खाना या कोई इंसान, तो खुद से कहिए, मैं देखने की कोशिश करूंगा जो ये वाकई है, न कि जो मुझे बताया गया है। यही सोच हमें भ्रम से बाहर निकालकर अनुभव की सच्चाई तक ले जाती है। चैप्टर 15, द पावर ऑफ प्राइस। सोचिए, दो लोगों को एक ही दर्द निवारक गोली दी गई, लेकिन पहले व्यक्ति को बताया गया कि इसकी कीमत है 50 रुपीज और दूसरे को बताया गया कि इसकी कीमत है 5 रुपीज। अब मजेदार बात यह है कि पहले व्यक्ति को दर्द में ज्यादा राहत मिली, जबकि गोली दोनों को एक जैसी ही दी गई थी। क्यों? क्योंकि जो महंगा है वो हमें ज्यादा असरदार लगता है। यही है द पावर ऑफ प्राइस। इस चैप्टर में डैन एरियली समझाते हैं कि हमारी दिमागी संरचना कुछ इस तरह से बनी है कि हम महंगे प्रोडक्ट्स को ज्यादा असरदार मानते हैं, भले ही उनके पीछे कोई असली अंतर न हो। दाम जितना ज्यादा, भरोसा उतना गहरा। ये सिर्फ दवा तक सीमित नहीं है, बल्कि हर चीज में काम करता है, चाहे वो वाइन हो, हेडफोन हो या कोई कोर्स। डैन ने एक और एक्सपेरिमेंट में लोगों को एक एनर्जी ड्रिंक दी, जिसे कुछ लोगों को डिस्काउंट प्राइस में दिया गया और कुछ को रेगुलर प्राइस पर। फिर उनसे एक मुश्किल पजल हल करने को कहा गया। जो लोग ड्रिंक को महंगे दाम पर लेकर पिए थे, उन्होंने ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा था कि महंगा मतलब असरदार, जबकि जिन लोगों ने सस्ता खरीदा था, उन्होंने उस भरोसे के बिना काम किया। इस प्रभाव को प्लेसिबो इफेक्ट का हिस्सा माना जा सकता है, लेकिन ये एक बड़ा सामाजिक और व्यावसायिक सच भी है। प्राइस न सिर्फ हमारे खर्च को तय करता है, बल्कि हमारे अनुभव और उसके प्रभाव को भी। यानी हम खुद को वही अनुभव दे देते हैं जिसकी कीमत हमने मानी होती है। डैन बताते हैं कि यही वजह है कि ब्रांडेड चीजें, चाहे वैसी ही क्वालिटी वाली हो, फिर भी ज्यादा बिकती हैं और ज्यादा सराही जाती हैं। एक सिंपल व्हाइट टी शर्ट अगर किसी मशहूर ब्रांड की है तो वो हमें बेहतर लगती है, क्योंकि हम उसे महंगे नजरिए से देख रहे होते हैं। इस चैप्टर की गहरी सीख ये है, हमारी वैल्यू जजमेंट अक्सर कीमत पर निर्भर करती है, न कि असली गुण पर। हम ये मान लेते हैं कि जो चीज सस्ती है वो कमजोर है और जो महंगी है वो बेहतरीन। लेकिन ये सोच हमें गलत दिशा में भी ले जा सकती है। हम ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पर पैसे खर्च कर सकते हैं जो केवल अपने प्राइस टैग की वजह से विश्वसनीय लगते हैं, जबकि असल में वैसा नहीं होता। डैन हमें सजग रहने को कहते हैं। जब भी आप कोई चीज खरीदें या कोई अनुभव लें तो खुद से पूछें, क्या मैं इसे इसलिए अच्छा मान रहा हूं क्योंकि इसकी कीमत ज्यादा है, या क्योंकि ये वाकई बेहतर है? जब हम इस फर्क को समझना सीख लेते हैं तो हम सिर्फ पैसे नहीं बचाते, बल्कि अपने निर्णयों को ज्यादा समझदारी से लेना भी सीख जाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी चीज को उसकी कीमत से जज करें तो एक पल ठहर कर सोचिए, ये प्राइस की पावर है या असली वैल्यू की पहचान? यही सवाल आपको सच्चे अनुभव की तरफ ले जाएगा। तो अब आपने पूरी किताब प्रेडिक्टेबली इरेशनल की गहराई से यात्रा कर ली है। एक ऐसी किताब जो न सिर्फ हमारे सोचने के तरीके पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि हम इंसान कितने जटिल और अनुमान से परे हैं। डैन एरियली ने हमें आईना दिखाया है, ऐसा आईना जिसमें हम खुद को वैसे देखते हैं जैसे हम वास्तव में हैं, न कि जैसे हम सोचते हैं कि हम हैं। इस किताब में हमने सीखा कि हमारी सोच कितनी बार फ्री जैसे शब्दों से प्रभावित हो जाती है, कैसे हम अपनी चीजों को ओवर वैल्यू करते हैं, क्यों हम डिस्काउंट देखकर चीजें खरीद लेते हैं भले ही जरूरत ना हो, और कैसे हमारी उम्मीदें और प्राइस टैग हमारे अनुभव को बदल सकते हैं। हम ये सोचकर चलते हैं कि हम तर्कपूर्ण निर्णय लेते हैं, लेकिन असल में हम अक्सर अपने ही इमोशंस, आदतों और सोशल प्रेशर के शिकार होते हैं। डैन एरियली ने इस किताब में सैकड़ों उदाहरणों, रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ये बताया कि हम क्यों बार बार वही गलतियां दोहराते हैं
और कैसे इन गलतियों से सीखकर हम एक समझदार, जागरूक और बेहतर निर्णय लेने वाला इंसान बन सकते हैं। लेकिन इस किताब की असली खूबसूरती सिर्फ यह बताना नहीं है कि हम इरेशनल हैं, बल्कि यह कि ये इरेशनैलिटी पूरी तरह रैंडम नहीं होती, ये प्रिडिक्टेबल है। यानी अगर हम इन बिहेवियरल पैटर्न्स को समझ लें तो हम खुद को सुधार सकते हैं, दूसरों को समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी को अधिक बुद्धिमत्ता से चला सकते हैं। अब बात करते हैं उस माध्यम की जिसने इस गहराई को आपकी अपनी भाषा में आपके दिल तक पहुंचाया, हिंदी ऑडियो बुक चैनल। इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ किताबों को पढ़ना नहीं है, बल्कि उन्हें जिंदा करना है। हर लाइन, हर चैप्टर, हर विचार यहां ऐसे पेश किया जाता है कि वो सिर्फ आपके कानों से नहीं, आपके मन और आत्मा से जुड़े। हम जानते हैं कि सभी के पास किताबें पढ़ने का समय नहीं होता। कुछ लोग विजुअल लर्नर होते हैं, कुछ ऑडिटरी। हिंदी ऑडियो बुक चैनल ऐसे हर श्रोता के लिए है जो सीखना चाहता है, जो सोच बदलना चाहता है, जो अपने जीवन में बौद्धिक क्रांति लाना चाहता है। हम यहां पर सिर्फ शब्द नहीं सुनाते, हम विचारों को आवाज देते हैं, हम पन्नों को जुबान देते हैं। हमारा प्रयास है कि वो किताबें जो आपको बदल सकती हैं, वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, आपके काम के बीच, आपकी यात्राओं के दौरान या सोने से पहले आपके साथ रहें। अगर प्रिडिक्टेबली इरेशनल ने आपकी आंखें खोली हैं, आपके सोचने के तरीके को झकझोरा है, तो समझिए कि आपने एक बड़ी शुरुआत कर दी है। और ऐसी कई और किताबें हैं जो आपकी सोच को, आपके फैसलों को और आपके जीवन के अनुभव को नई दिशा दे सकती हैं, और वे सब इस चैनल पर आपका इंतजार कर रही हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नई ऑडियो बुक आपसे छूट न जाए। अगर इस किताब ने आपको कुछ सिखाया है, कुछ सोचने पर मजबूर किया है, तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाए। आपके शेयर से किसी और की सोच बदल सकती है, किसी और की जिंदगी नई दिशा ले सकती है। आपका साथ, आपका समय और आपका ध्यान हमारे लिए अनमोल है। धन्यवाद इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। अब मिलेंगे अगली किताब में एक और क्रांतिकारी विचार के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, सोचते रहिए और सीखते रहिए, हिंदी ऑडियो बुक के साथ।